एक बार सूचित करेंगे कि आप लोग मुझे अच्छे से देख और सुन पा रहे हैं। सभी का नमस्कार, प्रणाम स्वीकार है। और कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की शुरुआत। हम कल कर रहे थे डिस्प्रैक्सिया, अर्थात किसी बच्चे को जब चित्र बनाने में समस्या आती है तो उसको डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। किसी बच्चे को जब चित्र बनाने से संबंधित समस्या आती है, चित्रांकन यानी कि चित्र बनाने संबंधी समस्या, है ना, चित्र बनाने संबंधी समस्या, जब चित्र बनाने संबंधी समस्या आती है तो उसे डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें और क्या है, इस डिस्प्रैक्सिया में गति और समन्वय संबंधी समस्याएं, मतलब गति से, जैसे हमारी बॉडी और हमारा माइंड जब एक साथ जुड़े होते हैं, कॉम्बिनेशन बना होता है, तभी हम किसी चीज का चित्र बना पाते हैं या फिर हमारी राइटिंग अच्छी हो पाती है। क्या साउंड में क्या आफत है बताओ। ठीक है। समन्वय की कमी के कारण वे प्राय इसमें शामिल होने से बचते हैं। उन्हें शारीरिक शिक्षा भी कठिन लगती है। मतलब जिन बच्चों को डिस्प्रैक्सिया है उनको शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है ना, खेल कूद, ऐसे बच्चों को खेल कूद भी बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल। तो जब जिस बच्चे को डिस्प्रैक्सिया रहेगा, उस बच्चे को जैसे फीते बांधने में दिक्कत आती है, और उसको गति यानी कि उसको रनिंग करने में, दौड़ने में, उछल कूद करने में समस्या आती है, चित्र बनाने में समस्या आती है, शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है, खेल कूद होता है, उसको करने में बच्चे को दिक्कत आती है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती है, उतरने में दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आती है, चित्र बनाने में दिक्कत आती है, कैंची का उपयोग करने में दिक्कत आती है, उनकी लिखावट तथा चित्र उनकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में खराब होता है। जैसे कि मान के चलो, जिस किसी बच्चे को डिस्प्रैक्सिया है तो वो बच्चा, उसकी लिखावट या चित्र बनाने की जो क्षमता है उसके उम्र के जो अन्य बच्चे उनसे खराब मिलेगी। तो बच्चे को क्या है, डिस्प्रैक्सिया है। ठीक है जी। अन्य बच्चों की तुलना में बिखरे हुए तथा कम विकसित लग सकते हैं। तो बच्चों के अंदर जो डिस्प्रैक्सिया की बीमारी है वो बच्चों की लिखावट, उनकी रनिंग, उनकी भाग दौड़, खेल कूद से संबंधित होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी बच्चे को डिस्प्रैक्सिया होता है तो उसका दिमाग और शरीर जो है एक साथ तालमेल नहीं कर पाता है ना। एक साथ तालमेल नहीं कर पाएगा तो हमारा शरीर, जैसे कहते हैं ना, कितना ऊंचा कूदना है, मतलब कितना आगे कूदना है, तो हमारा माइंड और बॉडी एक साथ तालमेल बिठाते हैं तभी तो हम जंप कर पाते हैं ना। हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर तालमेल बिठाता है। ऐसे ही जब हम चित्र बनाते हैं और राइटिंग, हम जब कुछ लिख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर हमारा तालमेल बिठाकर तब उस चीज को बनाता है या लिखता है। अगर जिस बच्चे के साथ ये समस्या है, मतलब तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो उसको डिस्प्रैक्सिया की बीमारी है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, अब इसका निदान, यानी कि निदान का मतलब होता है समाधान या फिर उपचार। इसका समाधान या उपचार कैसे है? इसका निदान आमतौर पर एक बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। बाल रोग विशेषज्ञ का मतलब है, बाल रोग विशेषज्ञ नहीं, बच्चों के रोग से, बाल का मतलब यहाँ पर बच्चे, जो एक बच्चों के रोग से संबंधित जो क्या बोलते हैं ऐसे डॉक्टर को, जो बच्चों की डॉक्टर होते हैं, और वो भी बाल रोग विशेषज्ञ जो बच्चों की इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज या अदर एक्टिविटीज को मतलब रिसर्च करता है, शोध करता है, उसको अलग डॉक्टर होता है वो। तो ऐसे डॉक्टर के माध्यम से ही उसका समाधान किया जा सकता है। ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, एक व्यवसायिक चिकित्सक के सहयोग से, ठीक है, व्यवसायिक चिकित्सक मतलब जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, हालांकि ऐसे सरकारी डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर जो होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा, उसको ऐसे बोल दो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। हाँ, चाइल्ड केयर, हाँ बिल्कुल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो वही। ठीक है। आमतौर पर एक बाल रोग विशेषज्ञ निदान में शामिल होता है और एक व्यवसायिक चिकित्सक निदान और उपचार दोनों में शामिल होता है। तो ये जो डॉक्टर हैं, ये इस तरह के डॉक्टर हैं जो बच्चे के इस तरह की समस्याओं का या बीमारियों का उपचार करते हैं। तो इसके माध्यम से बच्चे की, मैंने जैसे कल एग्जांपल बताया कि हमारे मामा जी की लड़की है, वो इसी बीमारी से ग्रसित है। वो अपने बॉडी को नियंत्रण नहीं कर पाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसकी गर्दन मतलब बहुत ज्यादा झुकी रहती है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। शिशु उपचार विशेषज्ञ, बहुत बढ़िया, हिंदी में कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट चलता है, ताकि बच्चे का बॉडी और माइंड का, मतलब थेरेपी चलती है, ऐसे बच्चों के लिए थेरेपी चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे आता है दोस्तों डिस्फेजिया यानी कि बोलने संबंधी अक्षमता या बोलने संबंधी विकार। बोलने संबंधी, अब आएगा डिस्फेजिया, बोलने संबंधी अक्षमता या बोलने संबंधी विकार, है ना। किसी ने, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी ने कहीं देखा होगा आपने कि कोई बच्चा ऐसा है, आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा बच्चा होगा जो सही से मतलब चल नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा हिलता डुलता है, वो मतलब उसकी बॉडी उसके माइंड के कंट्रोल में नहीं रहती है, तो वो उसको बच्चे को डिस्फेजिया है। ठीक है ना। चलिए, ग्रीक भाषा के दो शब्द डिस और फासिया से मिलकर बना है डिस्फेजिया, जिनके शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थ अक्षमता एवं वाक है। तो फासिया का मतलब होता है वाक यानी कि बोलना, वाक का मतलब होता है दोस्तों बोलना। ठीक है। जैसे एक शब्द है वाग्देवी,
मां शारदे के लिए बोला जाता है वाग देवी, ठीक है। तो वाग का मतलब है वाक, वाक मतलब बोलने की देवी, बोलने वाली देवी, यानी कि बातों की जो देवी होती है, मां शारदे को कहा जाता है। तो जब क का मेल द से हुआ तो क अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है संधि, तो क ख ग में बदल जाता है, इसलिए वाग देवी लिखा जाता है। तो यहाँ पर वाक का मतलब हो गया बोलना, और अक्षमता मतलब डिस, कहते हैं डिसक्वालीफाई, डिसएबिलिटी, तो ये डिस का मतलब हो गया अक्षमता। यह है भाषा एवं वाक संबंधी, इससे ध्यान से समझिए, भाषा एवं वाक यानी कि बोलने संबंधी विकृति है। विकृति मतलब विकार या रोग, विकृति का मतलब विकार या रोग कहा जाता है इसको, ठीक है। हाँ, आपकी बहन की बेटी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, समझ में आया ना। हाँ, तो ऐसे लोगों को वो डिसग्राफिया, सॉरी, हाँ आगे, जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। तो जो आपका डिसफेजिया होता है, इससे ग्रसित बच्चे जो हैं वो अपनी अभिव्यक्ति, यानी कि जो अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, जब कोई बच्चा अपनी बात को बोलता है, ठीक है, बोलने में फंस जाना, बिल्कुल सही कहा, बोलते समय जब अटक जाते हैं लोग, बच्चे जब अटक जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कहा जाता है डिसफेजिया, यानी कि बोलने संबंधी जो विकार होता है। अरे बोल बताता रहूं, फासिया का मतलब वाक मतलब बोलना, तुम लोग क्या हो यार, बोल का बता रहा हूं कि फासिया का मतलब वाक, वाक का मतलब बोलना, फासिया का मतलब क्या हो गया, बोलना, और डिस का मतलब हो गया अक्षमता, यानी कि बोलने संबंधी अक्षमता, बोलने संबंधी अक्षमता। पता नहीं क्या तुम लोग, अरे खाली छोटे बच्चे से भी खराब हो तुम लोग, तो जैसे अच्छे तो मेरी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, सच बता रहा हूं, बता रहा हूं ना कि हाँ ये क्या है, वाक संबंधी विकृति है। तो जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति, यानी कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के व्याख्यान में फंस जाते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में अटक जाते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत नहीं कर पाते, या अपने विचारों को अभिव्यक्ति यानी कि प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं, मतलब अपनी बात को किसी दूसरे के सामने नहीं रख पाते। ऐसे बहुत बच्चे हैं। मैंने एक 12th की लड़की से कहा बेटा पढ़ो, तो बाकी लड़कियां पढ़ रही थी, वो सर हम अटक जाएंगे। एक तो उसमें हेजिटेशन इतनी थी, तो उसको कहा जाता कहीं ना कहीं हेजिटेशन, इसको कहीं ना कहीं हेजिटेशन भी कहते हैं, कि बच्चा जब अपनी बात को बोलने से घबराता है, बच्चा अपनी बात को रखने से, अपनी बात को बोलने से, कहने से डरता है, तो उसको कहीं ना कहीं डिसफेजिया है। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी माना जाता है। मस्तिष्क क्षति का मतलब हो गया, जैसे दिमागी बीमारी कह सकते हैं इसको, कि ऐसी बात को, मतलब ऐसा बच्चा जो कहीं ना कहीं बोलने में बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है, तो उसका कारण ये हो सकता है, हाँ उसका कारण ये हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस है, यानी कि मानसिक क्षति उसको कहीं ना कहीं पहुंची है, या तो वो डरा हुआ बहुत है किसी से, या उसको किसी ने डराया गया है, या उसके अंदर ऐसी हेजिटेशन, ऐसी झिझक है जो दूर ही नहीं हो पा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं हेजिटेशन या झिझक के भी रूप में हम इसको कह सकते हैं। इसको हम झिझक या हेजिटेशन के रूप में भी मान सकते हैं। बिल्कुल झिझक, बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। डिसफेजिया मस्तिष्क क्षति के कारण होता है। मस्तिष्क क्षति मतलब मेंटली डिस्टर्बेंस, या स्ट्रोक जब आ जाता है तब भी हो सकता है। स्ट्रोक मस्तिष्क क्षति का सबसे आम कारण है, यानी कि आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में, या कभी आपने देखा होगा कोई बड़े बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी बात को बोल नहीं पा रहे, मतलब जीभ उनकी सीधी नहीं हो पा रही है, या अपनी बात को वो सही तरीके से कह नहीं पा रहे, तो ये कब होता है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं स्ट्रोक आया, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक जो होता है, यानी कि मस्तिष्क क्षति जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। स्ट्रोक मस्तिष्क क्षति का सबसे आम कारण है जो डिसफेजिया की ओर ले जाता है। अन्य कारणों में संक्रमण, यानी कि कोई बीमारी हो जाए, सिर की चोट हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, जिस वजह से बच्चे को, किसी को डिसफेजिया हो जाता है, ठीक है। उसके गले से आवाज नहीं निकल पाती है, जीभ नहीं पलट पाती है, जीभ सही तरीके से वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाती है, तो वही वो कहीं ना कहीं डिसफेजिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है ना। कभी भी हो सकता है, ये बड़े लोगों को भी हो सकता है। तो ये जो है हमारी वाक नली होती है। वाक नली का मतलब होता है जहां से हमारे वर्णों का उच्चारण होता है, जहां से हमारे वर्णों का उच्चारण होता है उसे वाक नली कहा जाता है, ठीक है। ठीक है जी। तो ये थी आपका डिसफेजिया, ठीक है जी। अब चलते हैं अधिगम अक्षमता युक्त व्यक्तियों में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां एक दृष्टि में, मतलब अब मैंने एक चार्ट तैयार किया है जिससे कि आपको, ठीक है, रुक रुक के बोलना कह सकते हैं, अटक अटक के बोलना कह सकते हैं, बच्चे को हकलाना कह सकते हैं। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में किसी न किसी व्यक्ति को जरूर होंगी, जैसे आप बता रहे हो आपके घर परिवार में। हाँ बस बस वही वही आया ना समझ में। बिल्कुल, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि ये बीमारी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को भी बन सकती है। तुतलाना नहीं है, तुतलाना नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि तुतलाना जो है एक, हाँ तुतलाना शायद नहीं, तुतलाना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, एक पठन यानी कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता, डिसलेक्सिया। इसमें इसके लक्षण क्या है, अक्षरों एवं शब्दों को पहचानना, इसमें दिक्कत आती है। मूल प्रस्तुत सूचना की व्याख्या में दिक्कत आती है, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति यानी कि डिसग्राफिया, लेखन कठिनाइयां, उच्चारण कठिनाइयां, हस्तलेखन कट की कठिनाइयां इसमें आती हैं। डिसग्राफिया में उच्चारण से संबंधित कठिनाइयां इसमें नहीं आएंगी, इसमें आएंगी केवल लेखन से संबंधित कठिनाई, ठीक है। हस्तलेखन से संबंधित कठिनाइयां, ठीक है। और इसके जो उपचार हैं उपचार में ये शामिल आ जाता है, ठीक है। आगे गणित संबंधी, तो डिसकैलकुलिया होता है, गणितीय अवधारणाओं की गणना में कठिनाई, ठीक है। गणितीय अवधारणाओं की कठिनाई, तो ये छोड़ देंगे, ये कुछ नहीं है आपका, ये आपके काम का नहीं है। हालांकि ये था, लेकिन इसको जो है एक लक्षण के रूप में माना गया। पांडुलिपि लिखकर इसका समाधान है, ठीक है। प्रवाह लेखन,
तो इसमें सॉल्यूशन है, अक्षर रचना, लेखन पूर्व कौशल, तो ये इसके समाधान में शामिल हो जाता है। ठीक है, हाँ, अब ये वाला चैप्टर हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट। ठीक है, जो हमारे भाषा कौशल और उनके विकार से संबंधित क्वेश्चन था, टॉपिक था, वो हमारा क्लियर हो गया है। हकलाना बोल सकते हैं, बिल्कुल हकलाना इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हकलाना शामिल आ सकता है, इसमें हकलाने को हम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों। तो तैयार हैं सब लोग? कितने लोग तैयार हैं नया टॉपिक पढ़ने के लिए? नया टॉपिक पढ़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? प्रश्न कराऊं? अभी तो प्रश्न नहीं हो पाएंगे, प्रश्न तो मैं बाद में ला पाऊंगा। क्वेश्चन करा दूंगा बेटा, अभी कोई टेंशन क्यों, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही कराने हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करानी है बाद में, और क्वेश्चन तो सचिन सर वैसे भी यूट्यूब पे करा रहे हैं, है ना। मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन में भी करवा दूंगा आपको क्वेश्चंस, तो इतनी डरने वाली बात नहीं है क्वेश्चन कैसे कराने। ठीक है, आप में से वो बच्चे होंगे कि जब कि सर हमारे, थैंक यू सर, हमारे सीटेट में 30 में से 28 आए, 30 में से 27 आए, 30 में से 29 आए, थैंक यू सर, 30 में से 30 आए। कुछ बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे के 30 में से 30 आए, थैंक यू सर, हमारे 26 आए सीटेट में। आप में से कहेंगे वो लोग, है ना, वो भी हर साल की बात है, साल में 2 बार तो होता ही होता है। तो हर साल बच्चे हमसे यही कहते हैं कि सर हम आपसे सीटेट में पढ़े थे और हमारे इतने नंबर आए, थैंक यू सर। तो डरने वाली बात नहीं है, आप में भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि क्वेश्चन कहां से कैसे होंगे, सचिन सर यूट्यूब पर करा रहे होंगे, और मैं आपको एप्लीकेशन में टॉपिक सिलेबस क्लियर होने के बाद आपको मैं खुद करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों हिंदी के हिंदी पेडागोजी, यानी कि जो भाषा शिक्षण है, उसमें एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, नाउम चॉम्स्की। क्या था नाम? नाउम चॉम्स्की। ठीक है, नाउम चॉम्स्की, इस तरह से चॉम्स्की। अब मुझे बताइए सचिन सर ने पढ़ा दिया है या नहीं पढ़ाया? पहले तो आप मुझे बताएंगे। अब फटाफट से बताइए सचिन सर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? 36 कैसे आएंगे? 36 तब आएंगे जब आपकी शादी होगी, तो जब गुण मिलाए जाते हैं ना, तब 36 आएंगे। 36 के 36 गुण भैया, 30 से ऊपर मैंने करवा सकता नहीं करवाया, चलो मैं पढ़वा रहा हूँ, बस ठीक है, रुक जाओ। नाउम चॉम्स्की, ये साइकोलॉजी में एक भाषा विद्वान थे, भाषा वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हिंदी की, मतलब हिंदी नहीं, लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के कुछ सिद्धांत दिए थे कि किसी भी बच्चे को, रुक जाओ, किसी भी बच्चे को भाषा को कैसे सिखाया जा सकता है और कितने आसान तरीके से सिखाया जा सकता है, या फिर बच्चे के भाषा सीखने का पैटर्न क्या होता है। इन चीजों पर उन्होंने, नाउम चॉम्स्की ने कुछ सिद्धांत दिए थे, कुछ रूल्स कुछ अपने बताए थे कि किस तरह से बच्चा भाषा सीख सकता है, या बच्चे को भाषा किस तरह से सीखी जाती है। आ रहा है समझ में? या फिर उन्होंने एक चीज और बताई कि बच्चे को भाषा, किसी भी भाषा का व्याकरण सीखने का क्या पैटर्न होता है, क्या तरीका होता है, और उन्होंने उसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से, एक एलईडी डिवाइस बताया कि माइंड में एक डिवाइस होती है, काल्पनिक डिवाइस होती है, ओरिजिनल कुछ नहीं होता, कि उस डिवाइस के माध्यम से जो है बच्चा दुनिया की हर जगह की व्याकरण आसानी से सीख जाता है। बच्चा दुनिया की हर जगह की व्याकरण आसानी से सीख जाता है, तो उसको जो है उन्होंने एक नाम दिया एलएडी डिवाइस, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, भाषा अधिग्रहण, हिंदी में क्या नाम हो जाएगा उसका? भाषा अधिग्रहण यंत्र। अधिग्रहण का मतलब होता है इनपुट, यानी कि इनपुट मतलब एक तरीके से अधिग्रहण करना, मतलब सोखना या प्राप्त करना। अधिग्रहण का मतलब है जैसे कि आप ज्ञान अधिग्रहण कर रहे हो, तो आपके लिए बोला जाएगा कि आप एक्विजिशन कर रहे हैं, यानी कि अधिग्रहण करना, यानी कि प्राप्त करना। एक सामान्य शब्द हो जाएगा अधिग्रहण का मतलब, एक्विजिशन का मतलब प्राप्त करना। जब आप लैंग्वेज को प्राप्त करने का एक यंत्र होता है दिमाग के अंदर, वो ओरिजिनल नहीं होता, मतलब कल्पना मानी गई है कि एक ऐसा होता है डिवाइस जिसके माध्यम से दुनिया में हर एक बच्चा हर तरह की लैंग्वेज को सीख जाता है। भाई जैसे चाइना में बच्चा है तो चाइनीज लैंग्वेज कैसे सीख गया अपने माँ बाप से, तमिल का एक बच्चा है वो अपनी तमिल भाषा अपने माँ बाप से कैसे सीख गया, रूस का बच्चा है तो रूस की भाषा कैसे सीख गया अपने माँ बाप से, जबकि वो स्कूल में नहीं गया है ना। अमेरिका का बच्चा है वो अमेरिकी भाषा कैसे सीख गया अपने माँ बाप से, है ना। इटली का बच्चा है वो इटालियन कैसे सीख गया अपने माँ बाप से। तो ये जो तरीका है, मतलब सार्वभौमिक व्याकरण सीखने का एक यंत्र हर एक दुनिया के हर एक बच्चे के दिमाग में जन्मजात होता है, जिसके माध्यम से बच्चा वो भाषा को अपने आप अपने परिवेश से सीख लेता है। ठीक है, ठीक है जी। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में नाउम चॉम्स्की ने बताया था। तो इनका एक सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत। क्या? भाषा विकास का सिद्धांत, इनका एक सिद्धांत था भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, पूरा नाम इनका, नाम चॉम्स्की का, पहले इनकी डिटेल ले लेते हैं, नाम चॉम्स्की की पूरी डिटेल, है ना। एवरम नाउम चॉम्स्की, एवरम नाउम चॉम्स्की, एवरम नाउम चॉम्स्की इनका पूरा नाम था। ओके, हाँ, आगे। जन्म इनका 7 दिसंबर, ठीक है, 7 दिसंबर 1928 1928 ईस्वी। और कहां हुआ था? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, नाम चॉम्स्की जी का, है ना। उसके बाद
कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र का मतलब होता है जिस क्षेत्र में ये कार्य कर रहे होते हैं। तो एक तो ये थे भाषाविद, क्या थे? भाषाविद मतलब भाषा के विद्वान, ठीक है। और थे एक ये थे दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब हो गया साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, दर्शन को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोला जाता है, फिलोसफर। हाँ, फिलोसफर क्या बोला जाता है, फिलोसफर, यानी कि दार्शनिक थे। यानी कि अपना दार्शनिक कौन होता है, जो अपना एक अलग, अपनी एक अलग बात या अपना एक अलग सिद्धांत देता है, उसको फिलोसफर कहा जाता है या दार्शनिक कहा जाता है। जो अपना एक खुद का अलग विचार देता है, ठीक है, उसको फिलोसफर या दार्शनिक कहा जाता है। जिसका खुद का एक दर्शन या खुद का एक वाद या खुद का एक सिद्धांत होता है, जिसका खुद का एक सिद्धांत होता है, खुद का एक विचार होता है, इसको फिलोसफर कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, ठीक है। आधुनिक भाषा विकास का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भाषा विकास का जनक, आधुनिक भाषा विकास का जनक कहा जाता है। यानी कि जो मॉडर्न जो वर्ड है, यानी कि आधुनिक दुनिया है, उसमें जो आधुनिक भाषा जो सीखी जा रही है ना, जिसमें आधुनिक भाषा जो सीखी जा रही है या लोग अब वर्तमान में जैसी भाषा सीखते हैं, उसको आधुनिक भाषा कहा गया है। यानी कि आजकल की जो लोग दुनिया है, उसमें जो लोग भाषा, यानी कि बच्चा जो भाषा सीखता है, पैदा होते ही जो भाषा सीखता है, उसको एक तरीके से आधुनिक भाषा माना गया है। और उसके विकास का जनक पहली बार इनको कहा गया कि इन्होंने ये बताया कि जो दुनिया में बच्चा जन्म लेते ही भाषा सीखता है, उसका कारण क्या होता है, क्यों वो पैदा होते ही, मतलब पैदा होने के बाद अपने घर में बिना स्कूल में जाए, बिना व्याकरण सीखे ही उस भाषा को सीख जाता है। तो ये पहली बार इन्होंने ही शोध किया, इसलिए इनको कहा जाता है आधुनिक भाषा विकास का जनक। यानी कि बच्चे के दिमाग में भाषा का विकास कैसे होता है, इसका कारण इन्होंने बताया था। तो क्या कहेंगे? आधुनिक भाषा विकास का जनक कहेंगे। बच्चों की भाषा सीखने संबंधी क्षमता, सीखने की क्षमता, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, जो बच्चों की भाषा सीखने की जो क्षमता है, आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। कैसी होती है? आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो कोई भी बच्चा है, मतलब दुनिया में कोई भी जब बच्चा किसी भी भाषा, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जगह बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो अपने माता पिता की अपनी मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा वो सीखता है ना। तो उसका पैटर्न क्या होता है कि वो सब जगह बच्चा भाषा क्यों सीख जाता है? बिना सिखाए, बिना व्याकरण सिखाए, बिना स्कूल जाए। उसका कारण ये होता है कि एक उसके कारण उन्होंने दो बताए। एक तो आनुवांशिकता, यानी कि आनुवांशिक का मतलब हो गया बच्चे के माता पिता या बच्चे के जो वंश परंपरा है उससे सीखता है, क्योंकि माता पिता की जो भाषा होगी बच्चा वही भाषा सीखेगा, है ना। जो भाषा माता पिता की होगी वही भाषा बच्चे की भी होगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने आनुवांशिक यानी कि माता पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहा है, या नक्शे कदम या उनका अनुकरण करके सीख रहा है। दूसरा सार्वभौमिक होती है। दूसरी क्या बात बताई इन्होंने? सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल है। वो सीखने का जो पैटर्न है वो यूनिवर्सल है, यानी कि पूरी दुनिया में एक जैसा पैटर्न है। कहीं भी दुनिया में जब बच्चा पैदा होगा वो जेनेटिक, बिल्कुल सही कहा। आनुवांशिक का मतलब होता है अंग्रेजी में जेनेटिक, यानी कि वंश के हिसाब से, यानी कि अपने परिवार के माता पिता दादा दादी के लक्षणों के आधार पर। और जो सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होगा कि दुनिया में जहां भी बच्चा पैदा होगा वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी कि पैदा होते ही वो अपने माता पिता का अनुकरण करके और वो उस भाषा को सीखना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? अपने माता पिता को फॉलो करके उस पैटर्न के आधार पर, कौन से पैटर्न? जो इन्होंने बताया था कि सब जगह पर पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, जिस भी राज्य, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी हजारों भाषाएं हैं भारत में, पूरी दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं हैं, 2796 भाषाएं पूरी दुनिया में, उनमें से जो भी भाषा में बच्चा पैदा हो रहा है उसी भाषा को बच्चा सीखना शुरू कर देगा। तो ये दो तरीके से सीखता है, एक तो अपने माता पिता के पैटर्न को फॉलो करके, दूसरा सार्वभौमिक लक्षण के कारण, यानी कि एलएडी डिवाइस के कारण, जो दिमाग के अंदर सबके अंदर होती है, उसको इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण सीखने के लिए यूज किया है कि एलएडी डिवाइस जो है इसी भाषा को सीखने में मदद करती है, जो बच्चे के दिमाग के अंदर होती है, हर एक बच्चे के दिमाग के अंदर होती है, इसीलिए बच्चा अपने यहाँ की भाषा बिना सिखाए सीख जाता है। आ रहा है समझ में? ओके चलिए। हाँ, आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक? तो हाँ ठीक है। ये जो सार्वभौमिक क्या है? सार्वभौमिक व्याकरण, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रामर। क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाएगा। तो इसी की वजह से बच्चा जो है, पूरी दुनिया का कोई भी बच्चा जो है वो इस भाषा को सीख सकता है, मतलब अपनी भाषा को सीख जाता है इन्हीं की वजह से, ठीक है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है ना।
आगे का पॉइंट क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब होता है जन्म के साथ ही होती है। बच्चा कोई भाषा मतलब किसी भी बच्चे के भाषा सीखने की जो क्षमता होती है उसके जन्म के साथ ही होती है। कुछ लोग गंवा रहे हैं, इतने ढो रहे हैं कि मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं ना, तो फिर भी वही चीज पूछेंगे रिपीट करके, और वो भी इतनी देर बाद, जो कि मैं उस चीज को बता चुका हूं और उसी चीज पर कई बार चर्चा भी चली है, बहुत देर तक चर्चा चली, कम से कम 5 मिनट पर इस अनुवांशिकता के बारे में मैंने यह बताया था नहीं बताया, बताओ इसके बारे में मैंने बताया नहीं बताया, अनुवांशिक क्या होता है? लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्या चुल्ल मची रहती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसके अंदर ये ऑटोमेटिक भाषा सीखने की क्वालिटी अपने आप पैदा हो जाती है। मतलब पैदा होने के साथ ही वो उस शक्ति को लेकर पैदा होता है, ठीक है, उस शक्ति को लेकर पैदा होता है। और वो शक्ति क्या का नाम क्या है? एलएडी डिवाइस है। उस शक्ति का नाम क्या है? एलएडी डिवाइस, यानी कि लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस इसको कहा जाएगा, ठीक है। इसको लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस की वजह से ये जो है बच्चा भाषा सीखता है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता, बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता, ठीक है, बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता एक निश्चित समय तक रहती है। एक निश्चित समय तक रहती है। मतलब एक टाइम पीरियड होता है कि इस इतने साल में बच्चा भाषा इतनी भाषा सीख जाएगा, जो बच्चे के शुरुआती 5 वर्ष तक रहती है, ठीक है। जो बच्चे के शुरुआती 5 वर्ष तक रहती है। ध्यान से समझिए, एक टाइम पीरियड होता है बच्चे का, यानी कि 5 वर्ष तक बच्चा अपनी 5 वर्ष तक, शुरुआती 5 वर्ष तक बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है, ठीक है। शुरुआती 5 वर्ष तक बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है और उसी डिवाइस के माध्यम से सीखता है। इस पैटर्न को या इस विधि को, इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रामर। जब बच्चा दुनिया में कहीं भी पैदा होकर भाषा सीखता है, और कौन सी भाषा सीखता है? अपनी मातृभाषा सीखता है। तो उसको जो है क्या हुआ, 6 वर्ष? कौन से 6 वर्ष? ठीक है। तो बच्चे में भाषा अर्जन करने की क्षमता एक निश्चित समय तक रहती है, जो बच्चे के शुरुआती 5 वर्ष तक रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम इसको आज थोड़ा इतना ही कराएंगे, बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि नॉम चॉम्स्की ये बताते हैं अपने सिद्धांत के बारे में कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। बच्चा भाषा कैसे सीखता है, ये बात कौन बता रहे हैं? नॉम चॉम्स्की बता रहे हैं, ठीक है। अब नॉम चॉम्स्की ने यह बताया है कि सार्वभौमिक व्याकरण के माध्यम से या यूनिवर्सल ग्रामर के माध्यम से ही बच्चा भाषा को सीखता है। यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण के माध्यम से ही बच्चा भाषा को सीखता है, और उसको सीखने में मदद क्या करती है? एलएडी डिवाइस मदद करती है, यानी कि लैंग्वेज एक्वाजिशन, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र जो होता है वो बच्चे को भाषा को सीखने में मदद करता है। इसी को कहा जाता है भाषा विकास का सिद्धांत। बच्चे के दिमाग में भाषा के विकास का सिद्धांत, बच्चे के दिमाग में भाषा के विकास का सिद्धांत, ठीक है। जो हमें यह बता रहा है कि हमने अपने बचपन में अपनी भाषा को कैसे सीखा। एक साउथ इंडियन बच्चे ने अपने बचपन में अपनी भाषा को सीखा, कैसे सीखा? एक चाइना में पैदा होने वाला बच्चा अपनी भाषा को उसने बचपन में कैसे सीखा? जबकि वो कोई स्कूल नहीं गया, किसी टीचर ने उसको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण नहीं बताए, लिंग, वचन, कारक नहीं बताए, उसको उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं बताया, लेकिन वो उस भाषा के मूल चीजों को सीख गया। तो उसका कारण यह है कि उसका जो पैटर्न है वो यह है कि ये यूनिवर्सल ग्रामर की वजह से उसने सीखा। उसका इन्होंने नाम दिया कि ये यूनिवर्सल ग्रामर है, इसलिए इस बच्चे ने वो भाषा सीखी। और उसका एक कारण था अनुवांशिकता, यानी कि जेनेटिक जो सोर्स मिलते हैं, यानी कि माता पिता से जो वंश परंपरा में मिलती है, ठीक है। और बच्चे के साथ जो है, बच्चा जब जन्म लेता है उसके जन्म के साथ ही ये एलईडी डिवाइस काम करना शुरू कर देती है। एलईडी डिवाइस के बारे में मैं कल डिटेल में बताऊंगा कि एलईडी डिवाइस क्या होती है, कहां होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है। अभी हमने एलईडी डिवाइस शुरू नहीं की है, ठीक है। भाषा अधिग्रहण यंत्र, बिल्कुल सही कहा, ओके। चलिए, है ना, चलो थोड़ा और बता देता हूं, अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी बच्चे क्लास में है। चलिए, इनका सिद्धांत यह बताता है कि इनका सिद्धांत, लिखिए फटाफट से, इनका सिद्धांत
यह बताता है कि किनका, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है, कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। इनका सिद्धांत, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। तो मैंने बताया कैसे सीखता है, यूनिवर्सल ग्रामर के थ्रू सीखता है, आनुवंशिक कारण के कारण सीखता है और जन्मजात क्षमता से सीखता है। ठीक है, ये कौन कौन बता रहे हैं, नॉम चॉम्स्की बता रहे हैं। इनके अनुसार किसी भी भाषा के, इनके अनुसार किसी भी भाषा के, कोई भी दुनिया में कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा के अधिगम के लिए व्याकरण को, भाषा के अधिगम के लिए व्याकरण को माध्यम, ठीक है, किसी भी भाषा के अधिग्रहण के लिए, अधिगम के लिए व्याकरण को माध्यम बनाना होता है, माध्यम बनाना होता है। ठीक है, जो कि एक औपचारिक माध्यम है, जो कि एक औपचारिक माध्यम है। इन्होंने ये कहा कि किसी भी दुनिया में, किसी भी जगह जो बच्चा पैदा हो रहा है, किसी भाषा में पैदा हो रहा है, वो यूनिवर्सल ग्रामर की वजह से अपनी भाषा को सीखता है। उसका पैटर्न एलईडी डिवाइस के माध्यम से एक्टिव हो जाता है और उसका जो भाषा जो सीख रहा है वो व्याकरण के माध्यम से सीख रहा है, यानी कि अपने यहां की व्याकरण के माध्यम से। सचिन सर करवा दिए, व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण को माध्यम बनाना होता है और ये औपचारिक माध्यम है। औपचारिक का मतलब होता है यानी कि एक तरीके से ऑफिशियल, यानी कि एक तरीके से मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज जो होती हैं। ठीक है, व्याकरण नेगेटिव वर्ड होता है। व्याकरण नेगेटिव वर्ड कहां से हो गया भाई? ये सचिन सर ने जिसको सिखाया है, क्या सचिन सर उसके घर जाके सिखाया किसी ने? सचिन सर ने उनको, कहां से सचिन सर ने बता दिया? ये जब नहीं, सब लोग मना कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि सचिन सर ने बता दिया, तो सचिन सर सपने में आए तुम्हारे में, कान में आके बताई सचिन सर ने? क्यों क्लास को डिस्टर्ब करते हैं यार? चलो ठीक है, अब इसकी जो एलईडी डिवाइस जो है, अभी हमने सार्वभौमिक व्याकरण और नॉम चॉम्स्की के बारे में बताया था। अब हम आगे जो है और आगे बताएंगे जो एलईडी डिवाइस होती है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। सपने में आएंगे ना सचिन सर कि हाँ नॉम चॉम्स्की ऐसे कह रहे है ना, इनको घर के आके बता दिया, इनके यहाँ आके, क्या कहने तुम्हारे, हद है कतई। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। भाग जाओ अपने अपने घर, हम तो अपने घर में हैं सर, हम अपने अपने घर में ही हैं। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद।